हम हैं श्रीनाथ जी की नगरी में, नाथद द्वारा, जो प्रभु श्रीनाथ जी के रूप में पूरे विश्व में विख्यात है, जहां साक्षात श्रीनाथ जी विराजमान है। और अब नाथद द्वारा एक और कीर्तिमान स्थापित करने की ओर अग्रसर है। नाथद द्वारा के गिरिराज पर्वत पर श्री जी के हनुमान की प्रतिमा स्थापित हुई है। जी हां, ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जब प्रभु श्रीनाथ जी ब्रज से मेवाड़ पधारे थे, सिहाड़ गांव में पधारे थे और यहां जब विराजे, तब उनके साथ साक्षात हनुमान जी पधारे थे उनकी सुरक्षा में। और इसी भावना के उद्देश्य से गिरिराज पर्वत पर श्री जी के हनुमान को स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन, इस प्रतिमा का उद्घाटन आगामी रामनवमी के पावन पर्व पर होने जा रहा है। आज इस प्रतिमा से जुड़ी सारी जानकारियों के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस प्रतिमा के आर्किटेक्ट और इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड आर्किटेक्ट शिरीष सनाड्य के पास। शिरीष जी, स्वागत है आपका वीडी टीवी में। सबसे पहले और सबसे बड़ा प्रश्न जो राजसमंद ही नहीं अपितु पूरे संभाग के जितने भी आमजन है उनके मन में गूंज रहा है कि इस मूर्ति को, इस प्रतिमा को स्थापित करने की भावना किसके मन में और कैसे उत्पन्न हुई? देखिए, इस मूर्ति को स्थापित करने की जो भावना है उसका आपने इंट्रोडक्शन में ही जिक्र कर दिया कि ठाकुर जी के साथ, श्रीनाथ जी के साथ जब श्रीनाथ जी यहाँ पधारे व्रत से, तो हनुमान जी उनके साथ यहाँ आए थे। तो उसी कड़ी में आगे चलते हुए एक प्रभु के परम श्रद्धेय वैष्णव हैं श्रीमान गिरीश भाई शाह, उनके मन में ये विचार आया। वो निरंतर ठाकुर जी में कई सेवाएं प्रदान कर चुके हैं, तो उनके मन में ये काफ़ी समय से ये था कि मुझे नाथद्वारा में एक और ऐसा एक कार्य करना है जो कि एक सेवा के रूप में मैं ठाकुर जी को एक अपनी तरफ से अपने जीवन की सबसे बड़ी भेंट वो उनको देना चाहते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं क्या करूं। तो उनके मन में जब ये विचार आया तो भक्त और भगवान का जो मिलन है, एक ठाकुर जी का जो परम भक्त है वो है हमारे हनुमान जी। तो हनुमान जी को इस नगरी में स्थापित करने से बड़ा नेक विचार और कोई हो ही नहीं सकता था। तो उन्होंने ये विचार विशाल बाबा साहब के सामने पेश किया और उन्होंने इसको बहुत ही दिल से स्वीकार करते हुए उन्हें ये आज्ञा प्रदान की कि गिरिराज पर्वत पे ऐसे श्री जी के हनुमान जी को विराजित किया जा सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न जिसका उत्तर आपने बहुत ही संजीदा और भावनात्मक रूप से दिया। हमारा दूसरा प्रश्न जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, इस प्रतिमा का निर्माण किस वस्तु से हुआ है? क्योंकि प्रतिमा दूर से चमकती है गोल्डन कलर के रूप में, स्वर्णिम इसका पूरी आभा नजर आती है और एक दुविधा या एक प्रश्न उठता है कि इतनी ऊंचाई पे प्रतिमा है, हवा का वेग झेल पाएगी या इस तरह से, किस तरह से इसको बनाया गया है, इसकी मजबूती के लिए क्या प्रयास किया गया है? देखिए, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट में शुरू से जुड़ा रहा तो मैं आपको सारी डिटेल्स बता पाऊंगा। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है वो ये है कि इस मूर्ति को बनाते वक्त एक चीज़ ये ध्यान रखी गई कि ये मूर्ति जो नाथद्वारा का आबादी क्षेत्र कहते हैं जिसे, या नाथद्वारा की आबादी जिस लेवल पर बसी हुई है उस लेवल से मूर्ति इटसेल्फ 500 फीट ऊपर है। और साथ ही जब इस मूर्ति की हाइट को निर्धारित किया जा रहा था तो ये 131 फुट की हाइट इसकी बन रही थी, बिकॉज 20 फुट का नीचे एक पेडेस्टल है, उसके ऊपर 111 फुट की, जैसे चरण से लेके ऊपर तक जो है वो 111 फुट की मूर्ति है। तो ये मूर्ति को यहाँ स्थापित करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पर्वत के ऊपर सामग्री लाना, जैसे अभी आप आए तो इस कैमरे को कैरी करके लाना भी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। बिल्कुल। तो साथ ही हमारे लिए यहाँ पर, क्योंकि बाद में जब सारी सुविधाएं हमने डेवलप कर ली, दिमाग मतलब बहुत दौड़ा है घोड़े, और पता चला कि हमको इस सामान को इस तरीके से ले जाना चाहिए ऊपर, या ये सारी चीजें हमको करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले तब पानी की एक बोतल लेके ऊपर आना भी अपने आप में एक चैलेंज था। एक एक लेबर से हमने यहाँ पे बहुत मुश्किल से उन्हें, क्या होता है कि एक ठाकुर जी ने ही प्रेरणा दी होगी या ठाकुर जी ने हिम्मत दी होगी कि हमारी सब लेबर ने हमारा साथ दिया
और ये सारा मटेरियल हम बेस तैयार करने के लिए ऊपर लाते। फिर हमने एक प्रथम चरण में यहाँ पर एक सस्पेंडेड रोपवे का निर्माण किया, जो कि बहुत टाइम टेकिंग था, लेकिन उससे हम करीब करीब 450 किलो सामान एक बार में ऊपर लेके आ पाते थे। अब 450 किलो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि 450 किलो लाते थे, लेकिन प्रैक्टिकली वो देखा जाए तो 9 कट्टे सीमेंट होती है। नहीं, हमने अभी देखा नीचे एक पोकलैंड मशीन भी खड़ी हुई है, वो भी मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। तो 9 कट्टे सीमेंट अगर एक बार में आती है तो आप सोच लीजिए कि कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस रहा होगा, क्योंकि गिरीश भाई सर की एक बहुत आदत रही है, या किसी के काम में एक करने का वर्किंग स्टाइल ही ऐसा होता है कि उनका ये था कि मुझे यहाँ के फ्लोरा एंड फौना को डिस्टर्ब नहीं करना है, मुझे यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका किसी भी प्रकार से कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है। दूसरा एक उनके विचार ये थे कि चाहे हम ऐसे मीन्स को अडॉप्ट कर लें जिनमें समय और पैसा थोड़ा ज्यादा लग जाए, लेकिन कोई भी ऐसा हम कार्य यहाँ पे ना करें जिससे आने वाले समय में लोग ये कहें कि हमारे गिरिराज जी पर्वत, जिसको हम भगवान का स्वरूप मानते हैं, उसको किसी भी प्रकार की कोई हानि पहुंचाई गई हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी हमने किसी प्रकार का कोई LNT पोकलैंड या रोड कटिंग करते हुए कोई मार्ग नहीं बनाया है। इसमें हमने सस्पेंडेड रोपवे का इस्तेमाल करते हुए प्रीवियस फर्स्ट स्टेज में और सेकेंड स्टेज में एक ट्रॉली सिस्टम का डेवलपमेंट किया, जिसमें हमने नीचे से लेके ऊपर तक विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड राजदीप सिंह, उनकी डिजाइन और उनकी कार्यकुशलता के कारण ये संभव हो पाया कि हम यहाँ पर एक समय में 10 टन लोड तक का सामान ऊपर लाने लगे। उसके लिए भी अब आप सोचिए कि उसके लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन एक बार जब वो हमने आयाम हासिल कर लिया उसके बाद वो बहुत स्मूथ हो गया। अब कंडीशन ये होने लगी कि हम जब इतना सामान ऊपर लेके आने लगे तो एक बार को ऐसा लगने लगा कि ये मूर्ति है तो 500 फीट ऊपर, लेकिन क्योंकि ठाकुर जी की कृपा और इस आइडिया से हमें इतना ईज मिलने लगा कि हमें ऐसा लगने लगा कि हम एक जमीन लेवल पर ही ये काम को कर रहे हैं। इस मूर्ति का निर्माण किस चीज से हुआ है इसके बारे में भी बताएं, क्योंकि ये स्वर्णिम आभा से सजी आज नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है, जैसा आप बता रहे हैं, वास्तव में वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है, और घंटों नहीं, रातों नहीं, दिन नहीं, वर्षों इसकी मेहनत और इसको बनाने में, इसको स्थापित करने में लगे होंगे। निर्माण किस चीज से हुआ है और मजबूती कितनी है? देखिए, मटेरियल्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन आपने जो भी एक बात बोली, घंटों लगे, महीनों लगे, दिन लगे, रात लगे, तो मैं आपके इसमें एक संशोधन करना चाहूंगा कि यहाँ पर रात नहीं लगी, यहाँ पर सिर्फ वर्किंग हम दिन में ही करे हैं। दिन में ही इसलिए क्योंकि ये जो गिरिराज पर्वत है, यहाँ पर कई सारे पशु पक्षी यहाँ पे विश्राम करते हैं। तो एक विचार गिरीश भाई शाह का ये भी था कि हमें वर्किंग करते वक्त ऐसा ना हो कि हम अपना तो सुविधा क्रिएट कर ले, लेकिन यहाँ का वातावरण डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा हम नहीं चाहते थे। तो हमने यहाँ पर 1 या 2 कोई नाइट्स होंगी आउट ऑफ 1200 दिन, उनमें से 1200 में से 2 या 3 रातें ही हमने यहाँ काम किया, वरना रातों में हमने यहाँ काम नहीं किया। हम चाहते तो इसको रात दिन करके भी बहुत जल्दी कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन ये एक विचारधारा का प्रश्न था कि इंसान की विचारधारा जैसी होगी वो मूर्ति में वैसा रिफ्लेक्ट होगा। बिल्कुल। तो इसलिए इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि हम सिर्फ दिन में ही काम करेंगे। और फिर जब ये काम को हमने स्टार्ट करा तो मटेरियल्स के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दूं तो मटेरियल जो हमने ऊपर लाने के लिए, बनाने के लिए जो चैलेंजेस थे वो अपने अलग थे। फिर बात आती है कि मूर्ति के अंदर जो मटेरियल्स लगे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर मूर्ति जो आपको बाहर से जो मूर्त रूप स्किन जो दिख रही है, उसके अंदर लोहे का 115 टन लोहे का इस्तेमाल हुआ है, जो बाहर से कहीं आपको प्रतीत नहीं होगा, लेकिन अंदर की तरफ एक हमारे स्ट्रक्चरल डिजाइनर जो शरद जी गुप्ता हैं, जो दिल्ली से हैं, उन्होंने इसकी संरचना का डिजाइन किया। उसमें आप ये समझ लीजिए कि एड़ी से लेकर
और शोल्डर्स तक 2 मेजर कॉलम्स और उनमें से हॉरिजॉन्टली स्पैन करते हुए 10-10 फीट पे कुछ प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जो ये कनेक्ट करते हैं इस मूर्ति की स्किन को। तो अंदर की तरफ जो लोहा लगा हुआ है वो 115 टन का है, जिस पर कई प्रकार की कोटिंग्स हमने करी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेटल लगा दिया और बाद में उसके ऊपर स्किन आने वाली है तो हमने उसको कहीं अवॉइड किया हो, क्योंकि हमें ये पता था कि जो बाहर से दिख रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके अंदर का मटेरियल। उस अंदर के मटेरियल का इरेक्शन जो हुआ, उसको इरेक्ट करने से पहले उसके ऊपर 4 लेयर्स ऑफ डिफरेंट पेंट्स हमने यूज किया है। जिन पेंट्स को हमने यूज किया है उसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि MIO करके एक पेंट होता है, माइकेशियस आयरन ऑक्साइड, वो पेंट इसके ऊपर कोटिंग्स हमने यूज करी है। फिर उसके ऊपर वापस हमने उस कॉलम के स्ट्रक्चर, जो मेटल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमने वापस लैकर यूज किया। तो ऐसे कई सारे प्रोटेक्टिव कोट्स, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की जो वर्ष या आयु जो तय की गई है, वो आयु हमने अपनी तरफ से 200 साल इस प्रोजेक्ट को या इस स्किन को या इस मूर्ति को कुछ ना हो, इस प्रकार से मटेरियल सिलेक्शन करते हुए इसको डिजाइन करा गया था। तो डिजाइन करना और मटेरियल सिलेक्शन करना के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है वो है एग्जीक्यूशन। अगर कोई एक प्रोफेसर, कोई एक, जैसे कि मैं आपको नाम लेना चाहूंगा, प्रोफेसर दिनकर पासला जी हैं, जो IIT की सिविल डिपार्टमेंट भुवनेश्वर के हेड हैं। उन्होंने, शरद जी ने जो डिजाइन्स बनाई, उन डिजाइन्स को वेट किया मतलब प्रूफ रीडिंग करी एक तरीके से। उन्होंने जो डिजाइन हमें यहाँ प्रोवाइड किया, वो जिस दिन हमने उनको विजिट कराया तो ही वाज शॉक्ड कि आपने हूबहू जिस तरीके से हमने ड्राइंग्स में लिखा था वो यहाँ पर एग्जीक्यूट करा है। तो एग्जीक्यूशन वाज मच मोर इम्पोर्टेंट। तो वो एग्जीक्यूशन की वजह से अंदर का ढांचा मजबूत बन पाया, और बाहर जो आप देख रहे हैं वो एक फाइबर ग्लास का स्किन है। इसको हम फाइबर FRP बोलते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट। मतलब ये कि अगर एक प्लास्टिक को आप 5000 साल के लिए जमीन के अंदर गाड़ के रख दें, फिर आप उसको निकालेंगे तो वो वैसा ही निकले। तो आप समझिए कि ये वही मटेरियल है। इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ कोट्स लगे हुए हैं, वही अगेन सेम प्रोटेक्टिव कोट्स लगे हुए हैं, जो कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का पेनिट्रेशन मॉइस्चर का नहीं होने देंगे, जिससे हमारा अगेन जो अंदर का लोहा है वो कभी रस्ट या कोरोजन नहीं आएगा, उसमें जंग कभी नहीं आएगा। फिर आप देखिए कि प्रश्न कई आते हैं कि फाइबर ग्लास की मूर्ति क्यों, ब्रोंज की क्यों नहीं, या व्हाटएवर किसी और मटेरियल की क्यों नहीं, या किसी और हैवी मटेरियल की। तो ये जो मूर्ति जब बनी, जब ये डिजाइन हुआ, तो बहुत ब्रिलियंट माइंड्स इसके पीछे वर्क करा था। नरेश भाई कुमावत जो मूर्तिकार हैं, उन्होंने जब इस मूर्ति को डिजाइन करा, और शरद जी ने जब इसकी स्ट्रक्चरल डिजाइन करी, और फिर उसको जब वेट करवाया प्रोफेसर दिनकर पासला जी से IIT भुवनेश्वर से, तो इन 3-4 ब्रिलियंट माइंड्स का एक आउटपुट ये था कि जिस पहाड़ पर हम ये कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, वहां पर हमें मटेरियल ऐसा यूज करना चाहिए जिसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, जिसमें वेट कम हो और स्ट्रेंथ ज्यादा हो। अब इसकी जगह हम अगर एक लोहे की मूर्ति और उस पर भी प्रोटेक्टिव कोट्स लगा के करते हैं, फॉर एग्जांपल लोहे की या किसी भी और मटेरियल की, तो उसका सेल्फ वेट बहुत ज्यादा होता है। और सेल्फ वेट अगर ज्यादा होता तो इस पहाड़ पर जिस तरीके की यहाँ पर चट्टानों की संरचना है, वो उसके अकॉर्डिंग मैच नहीं होता। तो इसलिए ये बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पर हमको फाइबर ग्लास की मूर्ति स्थापित करनी है। उस फाइबर ग्लास की मूर्ति को प्रोटेक्ट कैसे करना है, वो हमने लेटर ऑन रिसर्च के साथ एग्जीक्यूट किया। अब जो आपका स्वर्णिम वाला क्वेश्चन था, तो मैं उसके लिए अगेन गिरीश भाई इज द राइट पर्सन, कि वो क्योंकि बहुत ही ज्यादा इन सब चीजों से एसोसिएटेड है, केमिकल्स वगैरह से, तो उन्होंने एक कंपनी को आइडेंटिफाई किया, और उसी कंपनी से, जो कि थाईलैंड बेस्ड कंपनी है,
वहां से हमने इसकी 3 लेयर्स ऑफ पेंट वो हमने यहाँ पे मंगाया, मतलब प्राइमर, उसके ऊपर का पेंट कोट एंड देन द प्रोटेक्टिव कोट ब्लैक, वो सेम कंपनी से आया है वहां से, और उसको यहाँ पे अप्लाई हमने करा। कुछ सैंपल एप्लीकेशंस भी करे थे पहले, और उसके बाद हमें ये रियलाइज हो गया कि दिस इज द बेस्ट कलर। और कुछ चीजें अपने आप होती हैं, जैसे कि सब जानते हैं कि कंचन सुवन केसरी नंदन, तो ये कंचन जो हनुमान जी का रंग है, वो हनुमान जी की ही कृपा से हमें एक उस कंपनी से एग्जैक्टली वही कलर मिला जो हम चाहते थे। और हमने कभी नहीं सोचा था कि ये मूर्ति इतना ज्यादा स्वर्णिम आभा बिखेरेगी, क्योंकि देखिए हनुमान जी की जो जिस तरीके से इनका प्लेसमेंट है, ये प्लेसमेंट ठाकुर जी के सन्मुख है, तो ये साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, और साउथ जो दिशा है वो हमेशा सूर्य की जो सूरज से जो मैक्सिमम एनर्जीज मिलती है वो साउथ के डायरेक्शन से मिलती है। तो सूर्य की रोशनी जब इस पे गिरती है मूर्ति पे, तो पूरा नाथद्वारा के लोगों को लगता है कि ये पूरा एक गोल्डन कलर की मूर्ति है। नॉर्थ में कभी सन आता नहीं है, ईस्ट वेस्ट और साउथ में जब सन ट्रैवल करता है, तो जैसे जैसे सन ट्रैवल करता है वैसे वैसे इस मूर्ति का अपने आप एक कलर पूरे नाथद्वारा में एक ऐसी छटा बिखेरता है कि जैसे ये एक्चुअल रियल गोल्ड की मूर्ति ही हो। अब जब रामनवमी पे इसका उद्घाटन होने वाला है, आम श्रद्धालुओं के मन में एक प्रश्न और, क्या इसके दर्शन के लिए या यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई शुल्क देना पड़ेगा? देखिए दर्शन के लिए ही हमने ये मूर्ति 111 फीट की बनाई, कि दर्शन तो सभी जगह से वैसे भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है कि यहाँ आप पधारिए, दर्शन कीजिए, लेकिन अपना समझ के दर्शन करें, और आपके शहर में एक नई सौगात है उसे उसी तरीके से ट्रीट करें कि हम ठाकुर जी के सन्मुख जा रहे हैं, तो हम कभी ठाकुर जी की मूर्ति को कोई डैमेज किसी प्रकार का ना पहुंचाएं। और यहाँ पर यहाँ की सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ की जनता के हाथ में ही है, तो जितने लोग यहाँ आएंगे उन्हें सेल्फ कंट्रोल रखते हो अगर आएंगे, और तो अब तक तो हमने मेंटेनेंस का भी यहाँ किसी प्रकार का ऐसा कोई शुल्क नहीं रखा है, और फ्री ही रखेंगे। लेकिन आगे तो अब जनता अगर इसे अपना समझ के अपनी तरीके से यूज करेगी तो ये ऐसे ही रहेगा। तो देखा आपने श्री जी के हनुमान जो अब रामनवमी से आम जन के दर्शनार्थ यहाँ पर इस प्रतिमा के रूप में विराजित होंगे, और आम जन रामनवमी से निशुल्क यहाँ पर आकर प्रभु के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे। वास्तव में कलयुग के देव जो हैं वो हनुमान हैं, और हनुमान प्रभु भक्त के रूप में भी पूरे दुनिया में आम जन के हृदय में स्थापित हैं। और जब श्रीनाथ जी के हनुमान के रूप में आप स्थापित हुए हैं, तो श्रीनाथ जी के परम भक्त के रूप में आपके स्वरूप के दर्शन कर राजसमंद वासी ही नहीं, अपितु नाथद्वारा में आने वाला हर एक श्रद्धालु अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। गिरीश भाई हो, शिरीष भाई हो, शरद भाई हो, या और जितने भी लोग जिनका नाम इस पूरे प्रोजेक्ट में शिरीष जी ने लिया है, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने राजसमंद जिले को, नाथद्वारा को और मेवाड़ को इतनी बड़ी सौगात दी है।